हेलो गाइस, लकी एक्सप्लेनर चैनल में आपका स्वागत है। इस मानव में हमारा मेन कैरेक्टर एक रूथलेस डिबंकिंग रहता है। वो इंसान को खिलौने की तरह देखता है, लेकिन एक पावरफुल हंटर से फाइट में हारने के बाद एक इंसान बन जाता है। मेन कैरेक्टर फ्यूचर में क्या करेगा ये हमें आगे पता चलेगा। तो ये मानव की शुरुआत मेन कैरेक्टर से होती है। वो कहता है इस दुनिया में बहुत सारे खिलौने हैं, बिल्कुल इसकी तरह। फिर सीन एक नाइट हंटर का दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को मारने आया होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसको मार देता है। और कुछ हंटर जो मेन कैरेक्टर को मारने आए होते हैं, मेन कैरेक्टर उन सबको मार देता है। मेन कैरेक्टर की नजर मरे हुए हंटर की इक्विपमेंट में पड़ती है, जहां पर उसे एक फोटो और एक मोबाइल मिलता है। फिर सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहां एक हंटर मेन कैरेक्टर को मारने आया होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसको पीट कर उससे मोबाइल के बारे में पूछता है। वो हंटर कहता है इसमें फेस लॉक लगा है, जिसका मोबाइल है उसका फेस लगेगा तो ये खुलेगा। मेन कैरेक्टर उस मरे हुए हंटर का सर लाकर लॉक खोल देता है। हंटर उसको मोबाइल के बारे में कुछ बता रहा होता है और मौका देखकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसको भी मार देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक हंटर मेन कैरेक्टर को मारने आया होता है। उनके बीच फाइट होने लगती है, जिसमें हंटर मेन कैरेक्टर पर भारी पड़ रहा होता है। तभी एक व्हाइट स्पिरिट या सिस्टम आ जाती है। वो कहती है तुम यहाँ फंस गए हो, जिस वजह से मेन कैरेक्टर का ध्यान उसके ऊपर होता है और यह मौका देखकर वो हंटर मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। उसका स्क्वाड मेन कैरेक्टर के आर पार होता है और वहां से जा रहा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर अभी पूरी तरह से नहीं मरा होता। उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं। फिर सीन बाहर दो लोग का दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये टावर ऑफ एबिस में बहुत सारे हंटर ने अपनी जान खो दी है, आखिर ये गिर ही गया। उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो लोग जाकर उसे उसका नाम पूछते हैं। वो लड़का अपना नाम बेफमत बताता है। फिर सीन पास्ट में दिखाया जाता है, जहां हंटर वहां से जा रहा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर पीछे से अटैक कर उसका दिल निकाल देता है, जिसकी वजह से वो हंटर मारा जाता है और सिस्टम में ट्विस्ट कंप्लीट लिखा आ जाता है। फिर मानवा का ऑथर बताता है कि गेट का टूटना ये तब होता है जब किसी टावर को लंबे समय तक नहीं संभाला जा सकता, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उसको तोड़कर बाहर आ जाते हैं। मॉन्स्टर को रोकने के लिए हंटर को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जिससे वो स्ट्रांग होकर मॉन्स्टर को खत्म कर सके। बेफोमत एबिस टावर का लॉर्ड था, जिसने बहुत सारे हंटर अपने हाथों से मारे थे। बेफोमट जो इंसान को खिलौना समझता था, वो अब इंसान बन गया है। लोगों ने उसको गलती से एक हीरो समझ लिया, जिसने टावर ऑफ एबिस को क्लियर कर लिया है। फिर सीन एक माइन का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है। एक लड़का अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं यहाँ एक नया मेंबर हूँ जो अभी अभी शामिल हुआ हूँ, मैं आपकी देखभाल में रहूंगा। तभी पीछे से एक आदमी कहता है तुम इस बार शामिल होने वाले नए लड़के हो। फिर इन दोनों में बात होती है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अगर सीधा सीधा कहूँ तो वो आदमी मेन कैरेक्टर के पास जाने से उसको रोक रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्रुप का लीडर आ जाता है। वो एक लड़के को पैसा देता है और मेन कैरेक्टर को भी पैसा देता है। तभी एक लड़का मेन कैरेक्टर को देखकर उससे पूछ लेता है कि वो पैसा किसको भेजेगा। ये सुनकर मेन कैरेक्टर अपना सिर पकड़ लेता है और बताता है कि जैसे ही वो टावर से बाहर निकला था तो बेहोश हो गया था। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था वो अब उससे पैसा मांग रही है। अगर मैं उसको पैसा नहीं दूंगा तो वो मेरी बॉडी से वसूल कर लेगी। उसने मुझे बेहोश करके मुझे यहाँ फेंकवा दिया। मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेशनल टीवी शो ने मेरा फोटो हर जगह दिखा दिया है। लेकिन यह जगह उतनी भी बुरी नहीं है, यहाँ पर कम से कम खाना तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी मुश्किलें शुरू हो गई। फिर सीन कुछ लोग का दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है। वो मेन कैरेक्टर के ऊपर पत्थर फेंक देते हैं। इस बार मेन कैरेक्टर उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसे क्रिमिनल ग्रुप में रखा जाता है। फिर सीन एक आदमी का दिखाया जाता है जिस पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन दो हंटर आकर उसको बचा लेते हैं। मेन कैरेक्टर और उसका ग्रुप ये सब देखकर हंटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक आदमी मेन कैरेक्टर से कहता है क्या सचमुच तुम्हारा कोई नाम नहीं है? मेन कैरेक्टर कहता है मेरे पास एक नाम था, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करता हूँ। वो लड़का कहता है तो क्या तुम मेरा ये नाम इस्तेमाल करोगे? मेरे पेरेंट्स ने इस नाम के बारे में सोचने में अपना दिल और आत्मा लगा दी है, लेकिन यह नाम कभी आसमान की ऊंचाइयों में नहीं जा सका। मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कुछ कह पाता है इससे पहले वहाँ आग लग जाती है। मेन कैरेक्टर अपने आसपास देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जलकर मारे जाते हैं। मेन कैरेक्टर ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और उसके मन में दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है। इस सीन दो हंटर का दिखाया जाता है। ये दोनों हंटर सी रैंक के हैं और उनके सामने एक बी रैंक का हंटर होता है। वो बी रैंक का हंटर एक लड़के को मार देता है। यह देखकर वो लड़की उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बी रैंक का हंटर उसके पैर काट देता है और अपने लोगों को बुला लेता है।
वो हंटर उस लड़की के पास जाकर कुछ कहता है जिससे वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर मेन कैरेक्टर आकर सबको मारने लगता है। फिर मेन कैरेक्टर और उस बी रैंक के हंटर के बीच फाइट होने लगती है। मेन कैरेक्टर उस बी रैंक के हंटर को मार देता है। उसका सिस्टम रिजर्व मोड चालू हो जाता है और वो उस लड़की पर भी अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिससे मेन कैरेक्टर का ध्यान उस पर होता है और वो उन लोगों पर भी अटैक कर देता है। लेकिन वो मिस्टीरियस सी लड़की मेन कैरेक्टर को बेहोश कर देती है। मेन कैरेक्टर के सपनों का दिखाया जाता है जहाँ पर वो फर्स्ट हंटर उसके बॉडी में स्वॉर्ड आर पार कर देता है और कहता है कमजोर लोग के लिए केवल मौत ही इंतजार करती है। फिर मेन कैरेक्टर की आंख खुल जाती है। वो कहता है मैं कहाँ हूँ। उस पर एक आदमी कैमरा से नजर रख रहा होता है। वो आदमी कहता है तुम वही ठग हो ना जो टावर ऑफ एबिस को क्लियर करने के लिए चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन वही ठग उस हंटर को मार देता है जिसे हम लोग ट्रैक कर रहे थे। तुम फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे या फिर तुमने वाकई उस हंटर को मार डाला। तुम्हारा रिस्पॉन्स और डिसीजन बताएगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। यह सुनकर मेन कैरेक्टर उस दीवार पर अटैक कर देता है और कहता है वो हंटर जिसका तुम लोग तलाश कर रहे थे मैंने उसको मारा है क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया था। वो चाहे जितनी बार जिंदा हो जाए मैं हर बार उसे वैसे ही मारूंगा। मैं उसके हाथ पैर काट दूंगा। उसे ऐसे टुकड़ों में तोड़ूंगा कि उसका नामो निशान तक ना बचे ताकि किसी को ये भी ना लगे कि वो कभी जिंदा था। वो आदमी कहता है अब सोचो अगर मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा करूं तो, और खुद बाहर निकल जाता है। उस आदमी को देखकर मेन कैरेक्टर को फर्स्ट हंटर की याद आ जाती है जिसे वो गुस्से में आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है। लेकिन वो आदमी मेन कैरेक्टर को जमीन में गिराकर उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है हम एक गवर्नमेंट गिल्ड हैं जिसे खास तौर पर उन हंटर को रोकने के लिए बनाया जाता है जो सीक्रेट तरीके से क्राइम करते हैं। तो मैं सीधा बात करूंगा बिना घुमाए। जिस हंटर को तुमने मारा वो वही हंटर था जिसे हम ढूंढ रहे थे और जैसे ही वो मिले उसे खत्म करने का ऑर्डर था। उसका गुनाह इंसानियत के खिलाफ क्राइम करना था। वो खुद को हंटर बताता था लेकिन असल में वो मासूम हंटर को मारता और उनके बॉडी पार्ट काट कर बेच देता था। कुछ अमीर बूढ़े लोगों के बीच ये पागलपन फैल गया है। अगर वो अवेकेंड बॉडी पार्ट्स लगा लें तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा यंग या अमर भी हो सकते हैं। तुमने हमें उस बोझ से छुटकारा दिलाया इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने एक इंसान को मार डाला है और सिर्फ वही नहीं तुमने टोटल 5 लोगों को बेरहमी से खत्म कर दिया है। अब तक जितनी भी तुम्हारी जानकारी मिली है बस इतना ही पता चला है कि तुम एक ठग हो। इसलिए मैंने खुद तुमसे बात करने का फैसला किया ये समझने के लिए कि तुम असल में किस तरह के इंसान हो। क्या तुम यह जानना चाहोगे तुमसे बात करने के बाद मेरा क्या कंक्लूजन रहा? तुम बेहद खतरनाक हो। तुम वो इंसान हो जो बुराई के साथ पैदा हुआ है जैसे ये तुम्हारी फितरत ही हो। अगर तुम्हें नहीं रोका गया तो एक दिन तुम खुद भी एक क्रिमिनल हंटर बन जाओगे, वो भी ऐसा जिसे हम अपने हाथों से खत्म करना पड़े। यह सुनकर मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि इतनी मुश्किल से मुझे ये बॉडी मिला है, मैं मरना नहीं चाहता। फिर सीन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर हंटर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने आया होता है। फिर सीन एक डंजन का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर को मार रहा होता है। एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है लेकिन मेन कैरेक्टर उसको रुकने को कहता है और एक चार्ज करने लगता है लेकिन ये अटैक चार्ज नहीं होता। यह देखकर वो मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है लेकिन मेन कैरेक्टर उसको मार देता है और डंजन से बाहर निकल जाता है। मेन कैरेक्टर सिस्टम को देख रहा होता है तभी उसके पीछे कोई होता है। ये वही आदमी होता है जिसने मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया था। वो कहता है मैंने साफ साफ कहा था कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे सबका ध्यान तुम्हारी तरफ जाए। मेन कैरेक्टर कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे सबके सामने थोड़ा संभाल कर रहना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बकते हैं, मुझे बस और ज्यादा ताकतवर बनना है, इतना कि जो भी मेरे बारे में बुराई करे उसकी हिम्मत ही ना हो मेरे सामने मुंह खोलने की। वो आदमी कहता है तुम बस बातें ही करते हो बड़ी बड़ी, क्या तुम्हें वाकई लगता है तुम ये सब झेल पाओगे? तुम अपने फैसलों का अंजाम खुद अपने आंखों से देखोगे। मैं तुम्हें जेजू आइलैंड पर मिलूंगा और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जो समुद्र को देखकर खुश हो रहा होता है। वो कहता है मैंने इसे केवल मोबाइल में देखा है और उसकी तरफ भागने लगता है। तभी दूसरा आदमी जिसका नाम ताई यांग होता है वो मेन कैरेक्टर के बारे में कहता है वो ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर सीन पास्ट में चला जाता है। ताई यांग कहता है क्या आप अब भी उसे अपने पास रखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं इतनी दूर आकर आप पीछे हट जाऊं? दूसरा आदमी कहता है तुम जानते हो इस तरह का काम किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिससे इतनी कमी हो कि वो टूट जाए और अगर उसने कोई भी बेवकूफी की तो हम जानते हैं कि उसे कैसे रोकना है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जो दूसरे देश के टूरिस्ट आए हुए होते हैं उन्हें ध्यान से देख रहा होता है। तभी ताई यांग आकर
उसको ले जाता है। ताई यंग बताता है कि नए हंटर के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहीं ऑर्गेनाइज किया गया है। यह एक ट्रेनिंग सेशन है जो नए हंटर को सिस्टम में ढालने में मदद करेगा। और फिर मेन कैरेक्टर को उसका हंटर आईडी और मोबाइल देता है। आईडी को देखकर मेन कैरेक्टर को उस लड़के की याद आती है जो मेन कैरेक्टर को अपना नाम देना चाह रहा था। उस आईडी में मेन कैरेक्टर का नाम भी लिखा होता है। उसका नाम चा मिन यू होता है। फिर मेन कैरेक्टर उस बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ पर ये आदमी जिसे आप पहले से ही जानते हैं उसका नाम सियोंग उन है। मेन कैरेक्टर और सियोंग दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं। सियोंग कहता है पीछे देखो तुम्हारे बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। तभी एक लड़की सियोंग को बुलाती है। सियोंग जाते हुए मेन कैरेक्टर से कहता है मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ा मत करना, और फिर दूर से उस पर नजर रख रहा होता है। मेन कैरेक्टर बाकी लोग की बात पर ध्यान नहीं देता और खाना खाने लगता है। लेकिन वहाँ पर ए रैंक का हंटर आ जाता है। वो मेन कैरेक्टर के ऊपर पानी गिरा देता है। उस हंटर का नाम लियोन होता है। लियोन के साथ एक और आदमी आया हुआ होता है। वो लियोन को रोकता है और मेन कैरेक्टर से माफी मांगता है और बोलता है बेफामत की वजह आपने अपने काफी हंटर खो दिए। वो नाम अब सिर्फ एक कोड नेम नहीं है, एक जंग बन गया है। अगर आप उसी नाम से काम करते हैं तो ये लगेगा कि आप बाकियों का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा सुझाव है आप कोई दूसरा नाम चुने जो इस जिम्मेदारी के लायक हो। लेकिन मेन कैरेक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और लियोन पर खाना फेंक देता है। यह देखकर सियोंग अपना माथा पटकने लगता है। लियोन मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या वो बस इसलिए जिंदा हो जाएगा क्योंकि मैंने उसका नाम इस्तेमाल कर लिया। अगर तुम सच में अपने साथियों से इतना प्यार करते थे तो शायद तुम लोग बेफामत को थोड़ा पहले ही निपटा चुके होते। यह सुनकर लियोन मेन कैरेक्टर को मारने वाला होता है, पर वहाँ पर एक लड़का आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो फर्स्ट हंटर का छोटा भाई होता है। फर्स्ट हंटर का छोटा भाई कहता है अगर वो सच में स्ट्रांग होता तो वो बेफामत को मारकर जिंदा वापस आ जाता। और फिर सियोंग आकर उनको शांत करा लेता है और मेन कैरेक्टर से बात करता है। सियोंग कहता है मेरी बात सुनो, जब तुम आगे ताकतवर हो जाओ तब कोई भी तुम्हारे सामने यूं सीधे बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभी तुमको खुद को काबू में रखना होगा। फिर सीन कुछ लोग का दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है। मेन कैरेक्टर को देखकर वो लोग डर के वहाँ से जा रहे थे। फिर सीन हंटर ट्रेनिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन अपना मैच जीत जाता है और वहाँ पर मेन कैरेक्टर भी आ जाता है। फिर सीन फर्स्ट हंटर के छोटे भाई का दिखाया जाता है जिसका निक नेम ग्रिफिन होता है। लियोन उसको फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ग्रिफिन फाइट के लिए मान जाता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है जिसमें ग्रिफिन ये फाइट जीत जाता है। ग्रिफिन होस्ट से कहता है क्या मैं आगे फाइट कर सकता हूँ। फिर मेन कैरेक्टर और ग्रिफिन के बीच फाइट होने लगती है। ग्रिफिन मेन कैरेक्टर पर भारी पड़ रहा होता है। फिर ग्रिफिन ये फाइट को बीच में ही रोक देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो फाइट और करना चाहता है। वो ग्रिफिन को गुस्सा दिलाना चाह रहा होता है। तभी सियोंग मेन कैरेक्टर को चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रिफिन मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है जिससे वो दीवार तोड़कर नीचे स्विमिंग पूल पर गिर जाता है, लेकिन उसको तैरना नहीं आता। तभी वहाँ पर एक लड़की उसको बचाने आती है। फिर सीन एक मॉन्स्टर का दिखाया जाता है जिसको एक और मॉन्स्टर डांट रहा होता है। वो कहता है क्या तुम सो रहे थे? अगर तुम सो जाओगे तो हंटर हमको आकर मार देगा। इसी के साथ मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है जिसके सामने वो लड़की होती है। तभी एक लड़की कहती है इसे घूरना बंद करो, इससे पहले मैं तुम्हें जमीन में दफन कर दूं। तभी सियोंग आकर उससे बात कर रहा होता है। वो लड़की कहती है यह सिर्फ बाल नहीं है, जल्दी उठने से लेकर महंगे सैलून को किराए में लेना, हेल्दी और शाइनिंग बाल पाने के लिए सीधे पहाड़ से हर्ब्स मंगाए जाते हैं जिसमें काफी खर्च होता है। और इस लड़के ने टोटल इस लड़की के 116 बाल तोड़ दिए हैं, इसलिए उसको टोटल 116 मिलियन पैसा देना होगा। मेन कैरेक्टर कहता है क्या आपको लगता है कि यह बात सही है? मुझे एक बाल के लिए 1 मिलियन यान देना होगा। आखिर ये हंटर कौन है? क्या ये इतनी कैपेबल है कि मैं इसके लिए इतना कीमत चुकाऊं? वो लड़की कहती है इसका कोड नेम विल्करी है, ये एस रैंक की हंटर है और ये इसकी पॉपुलैरिटी नंबर 1 में है और उसके पास बेस्ट स्किल है। वह एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो कुछ भी पहने या इस्तेमाल करे उसकी सेल्स बढ़ जाती है। अगर तुमको ये अमाउंट इतनी बड़ी लग रही है तो तुम तुरंत इसका इंतजाम नहीं कर पाओगे, तो तुम इसका पेमेंट किस्तों में भी कर सकते हो या फिर मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ सकती हूँ।
मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम सचमुच यह जानना चाहते कि गलती किसकी है तो तुमको यह पूछना चाहिए था कि ये कैसे हुआ। मेन कैरेक्टर सियोंग और ग्रिफिन को बोलता है कि इन लोगों की वजह से ये सब हुआ है। सियोंग मुआवजा के लिए टावर उस लड़की को दे देता है, फिर वो बेहोश हुई लड़की को होश आ जाता है। फिर ये सब वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वो लड़की मेन कैरेक्टर की तरफ देखकर आंख मारती है और वहाँ से चले जाती है। फिर सीन मेन कैरेक्टर और ग्रिफिन का दिखाया जाता है, तभी मेन कैरेक्टर के पीछे एक हाथ आकर उसका हाथ पर लगी पट्टी निकाल देता है। फिर सीन पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ ग्रिफिन के हाथ की पट्टी निकल चुकी होती है और उसको पता भी नहीं चलता। यही जानने के लिए ग्रिफिन वापस आया होता है। वो मेन कैरेक्टर से कहता है तुम कौन हो। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे भी पूछने दो, जब तुमने मुझे फाइट के लिए चुना था तो क्या यह तुम्हारा पर्सनल मैटर था या फिर मैंने उस डिमोन का नाम लिया था जिसने तुम्हारे भाई को मारा था। ग्रिफिन कहता है बात का टॉपिक मत बदलो। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम इसलिए परेशान थे क्योंकि बेफोमत ने तुम्हारे भाई को मारा जिसे तुम खुद मारना चाहते थे। ग्रिफिन यह सुनकर शांत रहता है। मेन कैरेक्टर अपनी बात कंटिन्यू करता है। वो कहता है जब तुमने मुझे मारा था उस वक्त मुझे कोई किलिंग इंटेंट नहीं मिला, लेकिन जब तुम बोल रहे थे तब बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा था। ग्रिफिन उसकी बात का जवाब नहीं देता और मेन कैरेक्टर से पूछता है एक इंसान के पास मॉन्स्टर ऑरा कैसे है। यह सुनकर मेन कैरेक्टर हंसने लगता है। वो कहता है तुम सच में इंटरेस्टिंग आदमी हो अपने भाई की तरह। अगर मैं कहूँ कि मैं एक डीमन हूँ तब तुम क्या करोगे। ग्रिफिन कहता है अगर तुम किसी हंटर से किसी डीमन के बारे में पूछते हो तो वो एक ऐसी स्पीसीज होती है जिन्हें देखते ही मार देना चाहिए। मेन कैरेक्टर कहता है जिस दिन तुम मेरी सच्चाई का पता लगा लोगे मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। और ग्रिफिन से कहता है मुझे तुमसे उम्मीद है तुम और स्ट्रांग होगे वरना मेरे हाथों से मारे जाओगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो ये चैप्टर की शुरुआत एक जगह से होती है जहाँ सियोंग मेन कैरेक्टर को रहने के लिए एक घर देता है, लेकिन ये घर उतना अच्छा नहीं होता। यह देखकर मेन कैरेक्टर सियोंग पर चिल्लाने लगता है, लेकिन सियोंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और मेन कैरेक्टर से कहता है ओरिएंटेशन के पहले दिन के बाद कुछ हुआ तो नहीं। मेन कैरेक्टर मन में कहता है हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पर नजर रख रहा है, लेकिन मेन कैरेक्टर ये सियोंग को नहीं बताता और अभी भी मेन कैरेक्टर पर कोई नजर रख रहा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है। वो उस तरफ देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। सियोंग कहता है ये सब हो गया तो काम की बात शुरू करते हैं। मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, तुमसे ओरिएंटेशन के खत्म होते ही काम कराया जा रहा है, लेकिन ये तुमसे बेटर और कोई नहीं कर सकता। फिर सीन कुछ लोगों का दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी इस ग्रुप का गाइड होता है। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहां सियोंग कहता है अगर हम पर्दे के पीछे छुपे हुए उस इंसान के बारे में कोई क्लू ढूंढना चाहते हैं तो उस इंसान के हेल्प करने वाले आदमी को पकड़ना होगा। मेन कैरेक्टर कहता है तो मुझे उस गाइड के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, इसकी मदद से हम उस मास्टरमाइंड को पकड़ लेंगे। सियोंग कहता है कुछ ऐसा कहो जो समझ में भी आए। अगर गाइड बी रैंक का हंटर है तो उसकी मदद करने वाला आदमी भी बी रैंक का हंटर या उससे ऊपर रैंक का हो सकता है और तुम अभी लगभग बी रैंक के हंटर को हरा सकते हो। अगर वो आदमी ए रैंक का हंटर हुआ तो तुम उसको कैसे पकड़ोगे। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर और ग्रुप मेंबर डी रैंक के डंजन में जा रहे होते हैं। ग्रुप का गाइड मेन कैरेक्टर से उसके वेपन के बारे में पूछता है, लेकिन मेन कैरेक्टर अपनी फिस्ट को दिखाता है और कहता है ये ही मेरा वेपन है। तभी उसको पीछे से एक धक्का लगता है, उसके पीछे से एक लड़का निकलता है। वो और बहुत सारे लोग मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर सीन डंजन के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी फाइट कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अटैक को अच्छे से डॉज कर रहा होता है और मॉन्स्टर को मार रहा होता है। गाइड ग्रुप मेंबर्स और मेन कैरेक्टर को बुलाता है। मेन कैरेक्टर को सियोंग की बात याद आती है। वो कहता है जब भी तुमसे गाइड कुछ कहे तो उसे स्माइल करके बात करना, इससे अच्छा इंप्रेशन बनेगा। फिर मेन कैरेक्टर भी स्माइल करने की कोशिश करता है। बाकी ग्रुप मेंबर जो काफी थके हुए होते हैं वो कहते हैं हमने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन ये डंजन अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ। तभी सीन ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारा ब्लड गिरा हुआ होता है और तभी वहाँ पर एक डेथ वॉर्म आ जाता है। मेन कैरेक्टर उस स्वार्ड पकड़े हुए लड़के से स्वार्ड लेकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर उसको मार देता है। वो लोग जो मेन कैरेक्टर की बुराई कर रहे होते हैं वो भी मेन कैरेक्टर से अब इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी गाइड आकर मेन कैरेक्टर की तारीफ कर रहा होता है और कहता है रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। मेन कैरेक्टर अपनी तारीफ सुनकर सोच रहा होता है कि ये अभी मेरे को अपना स्टूडेंट बना लेगा जिससे मैं उसका इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाऊंगा।
लेकिन गाइड कहता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें आगे गाइड नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ, वो लोग भी ये कर सकते थे। लेकिन गाइड मना कर सबको जाने को कहता है और वहां से खुद चला जाता है। मेन कैरेक्टर वहां के लिए खड़ा रह जाता है। तभी वहां पर वो लड़की आती है और उससे उसका नंबर मांगने लगती है। फिर सीन सियोंग का दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर का किसी और हंटर के साथ ट्रेनिंग करवा रहा होता है। वो कहता है मेरे को उम्मीद था ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे चीजें इतनी आसानी से हो जाए। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है। वो कहता है मुझे खुद ही उसके क्राइम से क्या कनेक्शन है ये पता लगाना होगा। फिर मेन कैरेक्टर उस गाइड का पीछा करने लगता है और मन में सोचता है कि मैं उसका एक हाथ काट दूंगा और उससे क्राइम के बारे में पूछूंगा। लेकिन वो गाइड वहां से भाग जाता है और अपनी वाइफ के पास चला जाता है और उसका केयर करने लगता है। ये सब मेन कैरेक्टर देख रहा होता है और कहता है कि मौका मिल गया। फिर सीन गाइड का दिखाया जाता है जिसको मोबाइल में एक एक्सीडेंट हुआ है, इसका एक मैसेज आया होता है। यह देखकर वो अपनी वाइफ से मिलने आया होता है। वो जैसे ही रूम में जाता है वहाँ पर मेन कैरेक्टर पहले से ही होता है। उसकी वाइफ कहती है कि इसने ही मेरी जान बचाई है और गाइड मेन कैरेक्टर का शुक्रिया करता है और उसको खाने के लिए पूछता है। मेन कैरेक्टर खाना खा रहा होता है और गाइड से कहता है कि तुम अपनी वाइफ का कुछ ज़्यादा ही केयर करते हो, लेकिन यह पहले से ही मारी जा चुकी है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर गाइड से कहता है तुम्हारी वाइफ पहले से ही मारी जा चुकी है। फिर सीन गाइड के वाइफ का पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ वो कहती है हम हमेशा से साथ रहे, चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल हो या हाई स्कूल। हमें विश्वास किया है जो शादी हम हमेशा से सपनों में देखते थे वो हमें हमेशा के लिए एक साथ कर देगी। इसी के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर सीन गाइड का दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं अब हंटर बन सकता हूँ। गाइड की वाइफ कहती है कि मैं उसको रोकना चाहती थी। गाइड कहता है मैं हाई रैंक के डंजन और टावर पर रेड कर सकता हूँ जिससे वहाँ के आइटम्स जो काफी वैल्यूबल हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है, जिससे हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। गाइड की वाइफ कहती है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सही सलामत घर आ जाओ। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कभी हंटर बनने की बात नहीं शुरू की और गाइड का काम शुरू कर दिया। गाइड की वाइफ कहती वो पीसफुल दिन ऐसे लगते थे कि वो हमेशा रहेंगे, लेकिन एक डंजन ब्रेक हो गया जिसकी वजह से मॉन्स्टर बाहर आ गए। फिर सीन गाइड के वाइफ का दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर से छुप रही होती है और उस टेलीपोर्टर का यूज करने वाली होती है, लेकिन उसके पीछे से किसी का आवाज आ जाता है। वो उधर देखती है जहाँ पर मॉन्स्टर एक लड़की का पीछा कर रहा था। गाइड की वाइफ उस लड़की को बचा लेती है और भाग रही होती है, लेकिन पत्थर पर पैर लगने की वजह से वो गिर जाती है और उसका पर्स खुल जाता है और वो टेलीपोर्टर नीचे गिर जाता है, जिसे वो लड़की देख लेती है और सॉरी कहकर उसका यूज़ कर लेती। गाइड की वाइफ उसको रोक रही थी। अगर वो लड़की गाइड की वाइफ को पकड़कर टेलीपोर्टर का यूज़ करती तो शायद वो भी टेलीपोर्ट हो सकती थी, लेकिन अब इसके लिए काफ़ी देर हो गई थी। उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ गया था। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ वो गाइड अपनी वाइफ को देख रहा होता है जो विंडो के पास खड़ी होती है। तभी वहाँ पर मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो गाइड की वाइफ को पकड़ लेता है। वो कहता है ये तुम्हारी डेड वाइफ है ना, और उसको उस विंडो से बाहर फेंक देता है। गाइड उसको बचाने आया होता है, लेकिन जब तक काफी लेट हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है सैड होने का नाटक मत करो। गाइड ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गाइड फाइट करते करते कहता है यह सब शुरू हुआ था जब हम बच्चे थे और हम हमेशा साथ थे। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी वाइफ को देखने आया होता है, लेकिन उसका डेथ हो चुका होता है। गाइड कहता है मैंने तुमको जो टेलीपोर्टर दिया था उसका यूज क्यों नहीं किया? उसकी नज़र दूर पड़े उस टेलीपोर्टर पर पड़ती है। वो कहता है किसी ने इसको चुरा लिया होगा और इन्फोर्समेंट टीम को बताता है कि मेरी वाइफ का डेथ हो चुका है। उन लोग कहते हैं आप क्या कर सकते हो, उनकी किस्मत में ही डेथ लिखा था। गाइड कहता है हम हमेशा से साथ थे, इसलिए डेथ में भी हम साथ रहेंगे। पता नहीं गाइड ने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में आगे पता चलेगा। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर ने गाइड का एक हाथ काट दिया होता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैंने 2 हफ्ते इतनी मेहनत सिर्फ एक फाइट के लिए किया? गाइड कहता है मैंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और फिर मेन कैरेक्टर से कहता है तुम कौन हो? मेन कैरेक्टर कहता है मैं वो इंसान हूँ जो क्रिमिनल को पकड़ता है। गाइड कहता है मेरी वाइफ वो है जिसे जीना चाहिए, आखिर इस बात में बुराई किया है, मैं बस अपनी वाइफ को बचाना चाहता था। मेन कैरेक्टर चिल्ला के कहता है मुझे ठीक से नहीं पता है तुमसे कौन सा क्राइम हुआ था, लेकिन तुमने उस मास्टरमाइंड के काम में मदद किया था, फिर भी तुम पूछ रहे हो कि तुमसे क्या गलती हुआ है। फिर सीन बिल्डिंग के नीचे का दिखाया जाता है जहाँ गाइड की वाइफ मॉन्स्टर बन चुकी होती है। वो बिल्डिंग तोड़कर वापस आ जाती है। वो उस गाइड पर अटैक कर देती है, लेकिन मेन कैरेक्टर आकर उसको मार देता है। उस मॉन्स्टर के मरते ही गाइड के वाइफ का सिर गाइड के पास आकर गिर जाता है। फिर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अभी पूरी तरह से नहीं मरा होता, लेकिन मेन कैरेक्टर आकर उसको मार देता है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है। वो कहता है मेरा ऑलरेडी प्लान था इसको मारना। फिर मेन कैरेक्टर गाइड पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टम आ जाता है। उसमें थ्रेट डिटेक्टेड लिखा होता है और सिस्टम लॉकडाउन हो जाता है।
जिस वजह से मेन कैरेक्टर गिर जाता है और अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा होता। यह मौका देखकर गाइड मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर सियोंग आकर उस पर अटैक कर देता है और मेन कैरेक्टर को बचा लेता है और उस गाइड को बेहोश कर देता है। फिर सीन सियोंग का दिखाया जाता है जो गाइड से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी डेथ वाइफ कैसे वापस जिंदा हो गई, तुम किसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन गाइड कुछ नहीं कहता और उसके पीछे से वही मॉन्स्टर आ जाता है। तभी कार का ब्रेक काम करना बंद कर देता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन उस मॉन्स्टर का दिखाया जाता है जो उस एक्सीडेंट से बचकर एक कैट में चला जाता है और टेबल में रखे टैब पर चढ़ जाता है, जिससे वो टैब ओपन हो जाता है जिसमें मेन कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं खत्म होता है। ये चैप्टर की शुरुआत मेन कैरेक्टर से होती है। वो अभी हॉस्पिटल में होता है, उसकी आँख खुलती है जिसके सामने एक वाइट कैट होती है। मेन कैरेक्टर इसको पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो कहती है मेरे नंबर 302, तुम उम्मीद से पहले जाग गए हो। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है मेरे को नंबर 302 ऐसा बुलाने वाला केवल एक ही इंसान है। फिर हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर के पास बैठी होती है। मेन कैरेक्टर उस डॉक्टर को देखकर पुरानी बात याद आ जाती है जहाँ वो डॉक्टर कहती है अपनी बॉडी से पे करो। यह सोचकर मेन कैरेक्टर चिल्लाने लगता है। वो डॉक्टर मेन कैरेक्टर के पास जाने लगती है। वो कहती है मेरा तुम्हारे पर पहले से ही काफी एहसान है, क्या तुम्हें याद नहीं है। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे नहीं पता। वो डॉक्टर कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम टीम मैनेजर सियोंग के साथ काम कर रहे हो, लेकिन तुम उस तरह के नहीं लगते जो किसी और के लिए काम करे। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम और टीम मैनेजर एक दूसरे को जानते हो। डॉक्टर कहती है हाँ मैं उसको थोड़ा बहुत जानती हूँ, वैसे तुम्हारी बॉडी अब और भी बेटर लग रही है और उसके पेट पर अपना पैर रख देती है। मेन कैरेक्टर कहता है इस बार मेरी बॉडी के साथ क्या करने का प्लानिंग बना रही हो। डॉक्टर कहती है अगर किसी ने ये सुन लिया तो वो गलत समझेगा, आखिर मैंने क्या ही किया है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम मुझसे पूछ रही हो, इतना बेखबर मत बनो। डॉक्टर कहती है नंबर 302 तुम ही बेखबर हो, क्या मैं तुम्हें बताऊं, आखिर हम एक प्राइवेट एरिया में हैं। और मेन कैरेक्टर के पास आने लगती है। फिर सीन बाहर बैठी लड़की का दिखाया जाता है जहाँ सियोंग आया हुआ होता है। फिर सीन वापस मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जो डर से बेहोश हो गया होता है। डॉक्टर हंसते हुए कहती है सच में नंबर 302 को छेड़ने से बेहतर और कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है। वो कहता है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। फिर सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर को होश आ जाता है। वो सियोंग से कहता है तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, मैंने सुना है कि तुम ये डॉक्टर को जानते हो, तुमने ये सब मिलकर प्लान बनाया है ना कि मुझे गवर्नमेंट का एक कुत्ता बना दो। सियोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमती है, तुम इतना खास नहीं हो कि तुम्हारे लिए ये सब करना पड़े। और रही डॉक्टर की बात तो मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ जब गिल्ड का कोई नामो निशान नहीं था। इसके अलावा तुम शुरू से ही गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे और ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट मैनेजमेंट करती है। अगर मैं सही से याद कर रहा हूँ तो तुम्हें यहाँ फेंका गया था क्योंकि गवर्नमेंट को तुमसे जो स्ट्रेंथ की उम्मीद थी तुम उतना स्ट्रांग नहीं हो। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ ठीक है और टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है गाइड ने तुमको कुछ बताया कि नहीं। सियोंग कहता है गाइड अब मारा जा चुका है, मैंने उसकी बॉडी से सारे क्लू खोजने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं पता चला, लेकिन मैंने उस मॉन्स्टर को देखा जिसे तुमने पहले मारा था, बिल्कुल उसी की तरह था। और मैंने एक हंटर के बारे में सुना है जिसके पास समनिंग स्किल है, वो कॉर्प्स को रिवाइव कर सकता है। अगर हम उस हंटर को ढूंढ लें तो हम मास्टरमाइंड को खोज सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, अगर तुम उसे ऐसे ही मरने देने वाले थे तो इससे बेहतर मैं ही उसे मार देता, और तुमसे उस मास्टरमाइंड का कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उसे मेरे को दे दो, मैं उसे निपट लूंगा। सियोंग कहता है तुम्हारे लिए उस मास्टरमाइंड को पकड़ लेना ये अभी इम्पॉसिबल है, वो शायद एस रैंक का हंटर हो सकता है। मेन कैरेक्टर कहता है अगर मैं होता तो उसे तुरंत उसे पहचान लिया होता और उसे निपट लिया होता। सियोंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम बेवकूफ बच्चे अपनी जगह जान लो, तुम सोचते हो कि ये सिर्फ बच्चों का खेल है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जो रूम से जा रहा होता है। सियोंग उसको रोक रहा होता है लेकिन मेन कैरेक्टर उसको मिडिल फिंगर दिखाकर चला जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है। सियोंग डॉक्टर से कहता है क्या तुमने मेन कैरेक्टर के पैसे इलाज के बहाने लिए हैं। डॉक्टर बहाना बनाकर कहती है क्या मैंने ऐसा किया। सियोंग कहता है मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी और फोन लगाता है। डॉक्टर कहती है मेरे पास इसकी वजह थी। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ वो कहती है एक दिन गवर्नमेंट के कुछ लोग ने एक लड़के को यहाँ लाया जो काफी घायल था, मैं उसके पास गई, वहाँ पर एक रेड सिस्टम ओपन हुआ जिसमें उसे किसी भी तरह बचाने को लिखा था और उसमें यह भी लिखा था कि मैंने उसको नहीं बचाया तो मैं खुद मारी जाऊंगी, इसलिए मैंने नंबर 302 को बचाने की कोशिश की। डॉक्टर कहती है मुझे नंबर 302 के बारे में और जानने का एक तरीका चाहिए था, इसलिए मुझे उस पर नॉन एग्जिस्ट डेबिट को पे करने के लिए कहा। फिर सीन मेन कैरेक्टर के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर ताए यांग होता है। वो मेन कैरेक्टर से कहता है तुम अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो तो अभी आराम कर सकते हो या इसे एक छुट्टी की तरह समझो और वो चीजें करो जो काम की वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ ताए यांग सियोंग से कहता है क्या हमें पहले की तरह मेन कैरेक्टर पर नजर
रखना ठीक है। सियोंग कहता है जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन इस बार उसको प्रोटेक्शन भी देनी होगी। उस मॉन्स्टर ने पहले ही मेन कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन उस मास्टरमाइंड को दे दी होगी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ मेन कैरेक्टर घूम रहा होता है। वो एक घोस्ट हाउस में जाता है, जहाँ पर एक लड़की मेन कैरेक्टर को डराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका पीछा करने लगता है। कुछ समय बाद का दिखाया जाता है, जहाँ मेन कैरेक्टर अकेले खड़ा होता है। वो कहता है इस वीक बॉडी के साथ क्या ही करूँ, क्या मेरा इंसान बनने का डिजायर गलत था। तभी सिस्टम आ जाता है जिसमें क्या तुम सैड हो ये लिखा होता है। मेन कैरेक्टर ये देखकर अपने सिर पकड़ लेता है और कहता है मैं सच में पागल होने वाला हूँ। और फिर चिल्ला के कहता है तुम वही हो ना जिसने मुझे यहाँ फंसा दिया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सिस्टम में एक और मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। मेन कैरेक्टर कहता है तुम बस मेरे साथ खेलना चाहते हो, अगर तुम मुझे परेशान करना चाहते थे तो तुम उसमें सक्सेस हो गए हो। फिर इसने एक लड़की का दिखाया जाता है। वो कहती है प्रोटोकॉल पहले से ही 1 ट्रिलियन टाइम एग्जीक्यूट किया जा चुका है। मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम यही प्लान बना रहे हो तो तुम खुद मुझे मार दो। तभी वहाँ का टाइम रुक जाता है और वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है मैं अर्थ सिस्टम नहीं हूँ, इसलिए मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। दूसरी तरफ से एक और लड़का निकलता है। वो कहता है लेकिन गलत मत समझना। उसके पीछे से एक लड़की आ जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कोई हेट फीलिंग नहीं रखती हूँ, मैं तुम्हें अभी बताऊंगी कि मैंने तुमसे क्यों तुम्हारी सारी पावर ले ली। तभी वहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अपेयर होता है। वो कहता है आखिरकार 1 ट्रिलियन कोशिश के बाद मैं तुमसे मिल पाई हूँ। ये देखने के लिए अगर मैं तुमको एक इंसान की बॉडी में रखूँ और उस पर तुम्हारी सारी पावर डाल दूं तो उस बॉडी पर क्या असर पड़ेगा। मैंने ट्रिलियन एक्सपेरिमेंट किए हैं, अगर मैं तुमको बॉडी के साथ पावर भी देने की कोशिश की है लेकिन उससे तुम्हारी डेथ हो जाती है, इसलिए मैंने एक अलग तरीका ट्राई किया। मैं देखना चाहती थी कि अगर तुम्हें तुम्हारी पावर नहीं दिया जाए तो क्या होगा। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुमने मुझ पर अपनी उम्मीद रख दी है। सिस्टम गर्ल कहती है हाँ, क्योंकि तुम ही मेरी डिजायर को पूरा करोगे। मेन कैरेक्टर कहता है तो मुझे इतनी बार किसने मारा होगा, और उसको पकड़ लेता है। तो वो कहती है मैं तुम्हारे सवाल का इंतजार कर रही थी, और कुछ करती है जिससे वहाँ पर बहुत सारे लोग का क्लोन इमेज आ जाता है। वो कहती है ये वो लोग हैं जिसे तुम अपने पावर के साथ भी नहीं हरा सकते थे, तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। उन सब के बीच में फर्स्ट हंटर भी होता है जिसका नाम रेविन होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर की शुरुआत सिस्टम गर्ल से होती है। तो वो कहती है तुम्हें पहले से ही पता है तुम कैसे स्ट्रांग हो सकते हो। वो लालच जो तुम्हारे अंदर है तुमको और स्ट्रांग बनाएगी। हमेशा ज्यादा पाने की भावना ये तुम्हारी ताकत का सोर्स है। और फिर मेन कैरेक्टर को नया नया स्किल्स मिलता है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ का टाइम वापस चलने लगता है। फिर सीन सियोंग का दिखाया जाता है। वो किसी चीज़ का जांच करवाने आया होता है। वहाँ पर डॉक्टर भी होती है। वो कहती है क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ, ये मॉन्स्टर नंबर 302 का सैंपल है क्या। सियोंग कहता है हाँ, मैं चाहता था कि तुम इसका जांच करो। डॉक्टर कहती है ये कोई मुश्किल का बात नहीं है, मैं इसे कल तक कर सकती हूँ। और तुम्हें याद है ना, मैं दूसरे की बॉडी को छू कर उसका इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। सियोंग कहता है ये थोड़ा गलत लग रहा है। डॉक्टर कहती है तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मेरे स्किल्स पर शक कर रहे हो। सियोंग कहता है ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाता। उसका स्टेटस पहले ही मेजरमेंट टेस्ट के दौरान ऐसा नहीं था। उसे हंटर बने 1 महीने भी नहीं हुए, फिर भी उसका स्टेटस 10 गुना बढ़ गया है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जहां वो सिस्टम को देख रहा होता है, जिसमें उसको क्विस्ट कंप्लीट होने के रिवार्ड में रेविन का कोई स्किल मिला होता है। फिर मानवा का ऑथर बताता है कि हंटर का स्टेटस उसकी पावर का लेवल दर्शाता है। इन्हें F से S रैंक तक रैंक में क्लासिफाई किया गया है। हंटर्स के लिए अपनी स्टेटस को तेजी से बढ़ाने के 2 तरीके हैं। इन दोनों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका मॉन्स्टर सब्जुगेशन है और दूसरा इंडिविजुअल ट्रेनिंग है। और फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ सियोंग और डॉक्टर होते हैं। सियोंग कहता है तुमने कोई स्टूपिड हरकत तो नहीं किया है ना। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम मेरे ऊपर नजर नहीं रख रहे थे। इन दोनों को बात करते डॉक्टर देख रही थी। वो सियोंग को कहती है कितना बड़ा हो गया है और बच्चों की तरह बिहेव करता है। और सियोंग डॉक्टर को इशारा करता है जिसे वो मेन कैरेक्टर के पास जाकर अपना स्किल यूज करती है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद वो सियोंग से कहती है जैसा उम्मीद थी ये एवरेज से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। फिर सीन मेन कैरेक्टर और सिस्टम का दिखाया जाता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर मन में कहता है टीम मैनेजर किसी और से ज़्यादा हंटर्स का इन्फॉर्मेशन रखता है। अगर मैं उन लोगों के बारे में क्लू से पालूँ तो मैं अपने आप को और भी बेटर प्रिपेयर कर सकता हूँ। और फिर उस सिस्टम गर्ल के बारे में सोचता है क्या मेरा टीम मैनेजर के साथ मिलना यह पहले से ही प्लान किया गया था। वो लड़की मुझे अपना गोल को पूरा करने के लिए एक पपेट की तरह यूज़ कर रही है। तभी सिस्टम से मैसेज आया हुआ होता है। उसमें लिखा होता है कि क्या ये तुम्हारे लिए फ़ायदा नहीं है, जो अपोनेंट्स ने तुमको मारा था तुम उन्हें मार सकते हो। मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम्हारे पास इतनी अमेजिंग पावर है तो खुद ही कर लो, मैं नहीं कर सकता। सिस्टम कहता है मुझे माफ़ करो, मेरे पास कुछ क्रिएट करने या उसे डिस्ट्रॉय करने की कोई स्किल नहीं है।
मेन कैरेक्टर कहता है तो फिर तुमने मुझे इंसान कैसे बनाया? सिस्टम गर्ल कहती है वो भी कुछ इम्पोर्टेंट को खोकर किया था। फिर सिन सियोंग का दिखाया जाता है, वो कहता है तो तुम्हें किस बारे में बात करनी है? मेन कैरेक्टर कहता है मैं ये सोच रहा था कि कुछ देर तक मैं एक हंटर की तरह काम करना चाह रहा हूँ। और फिर एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर अपना कमीशन और एक वेपन रेंट में मांग रहा था। वो लड़की कहती है एफ रैंक के हंटर के लिए टावर से जुड़े कमीशन नहीं दिया जाता। आमतौर पर सिर्फ ए रैंक या उससे ऊपर के हंटर को टावर पर चढ़ने की इजाज़त है। मेन कैरेक्टर कहता है और कोई तरीका नहीं है जिससे मुझे टावर से कमीशन मिल सके? वो लड़की कहती है एक तरीका है जिससे तुमको कमीशन मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन हंटर को मिलेगा जो किसी गिल्ड के साथ काम करते हो। मेन कैरेक्टर मन में कहता है मैं गिल्ड का एक मेंबर हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक अनऑफिशियल गिल्ड का हिस्सा हूँ जो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। फिर एक टावर को दिखाया जाता है जिसका नाम टावर ऑफ मेज होता है, और सीन एक लड़की का दिखाया जाता है जो कहती है इस टावर को क्लियर करने से जो भी ड्रॉप्स होगा उसका 90% हम हंटर को देंगे और टावर के बॉस से गिल्ड ही निपटेगा। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है, वो भी इस रेड में आया हुआ होता है। वो कहता है क्या मैं वापस चले जाऊं, मुझे फाइट करने का मन नहीं है। तभी उसके पीछे से एक धक्का लगता है, उसके पीछे एक लड़का होता है, वो मेन कैरेक्टर पर चिल्लाने लगता है और कहता है बंदा है क्या? तभी उस लड़के का बटलर आकर कहता है यंग मास्टर, इसको किसी भी नज़र से देखने पर ये लड़का बेकार ही लगता है। इसके इक्विपमेंट का कंडीशन और क्वालिटी बहुत ख़राब है। उसके बारे में एक एफ रैंक के हंटर को चैरिटी की तरह लेने की बात चल रही थी। ऐसा लगता है कि ये वही लड़का है। मेन कैरेक्टर एफ रैंक का हंटर है, ये सुनकर वो लड़का मेन कैरेक्टर का और भी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका चेहरा पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि ये कमज़ोर के हाथों मरना कैसा लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, वो दोनों को रोक देती है और अपने पीछे आने को कहती है। वो बताते हैं कि टावर ऑफ लेब्रिथ में 3 दरवाजे हैं। बॉस का कमरा तभी खुलता है जब 3 कमरे को क्लियर कर दिया गया हो। हर एक दरवाजे में 6 पार्टी मेंबर एंटर करेंगे और दरवाजे की कोई खासियत हो सकती है और कुछ को केवल मॉन्स्टर को मार कर क्लियर किया जा सकता है। और वहाँ पर पजल भी हो सकते हैं और ट्रैप को अवॉइड करते हुए आगे वाले डोर में जाकर उसको क्लियर करने के बाद नेक्स्ट डोर में जा सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे वाला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो आगे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर और गिल्ड मेंबर्स टावर में एंटर कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक लड़की सभी मेंबर्स को काउंट कर रही होती है। वो सबको उनके नाम और गिल्ड के नाम से बुला रही होती है। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ये सुनकर डर जाता है और उसको रोकने को कहता है, लेकिन वो लड़की उसका नाम बोल चुकी होती है। उसके गिल्ड का नाम स्वीट पिंक एंजल होता है। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंस रहे होते हैं। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर डॉक्टर के गिल्ड में जाने के लिए आया हुआ होता है। फिर सीन सियोंग का दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर भी होती है। वो दोनों हंस रहे होते हैं। डॉक्टर कहती है क्या गिल्ड का नाम नंबर 302 के लिए अनसुटेबल नहीं है? और सियोंग कहता है इसलिए मैं कल से उसका कॉल इग्नोर कर रहा हूँ। और सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ वो यंग मास्टर मेन कैरेक्टर का और भी मजाक बना रहा होता है। वो लड़की कहती है आर्क गिल्ड किसी भी हालत में आपकी डेथ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। फिर सब लोग टावर में एंटर कर देते हैं जहां वो लड़की पहले एंटर कर देती है और अपने पीछे आने को सबको कहती है और मेन कैरेक्टर को कहती है हंटर बेफो मत, अपनी एनर्जी खर्च मत करो, बस मेरा पीछा करो। और फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका स्पीड उस लड़की के स्पीड से मैच कर रहा होता है। वो कहती है ये कैसे हो गया है? फिर सीन टावर के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर क्लियर हो चुका होता है और कुछ समय बाद 5th फ्लोर भी क्लियर हो जाता है। वो यंग मास्टर मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है कि एक एफ रैंक हंटर ये सब कैसे कर सकता है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जो सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। सिस्टम उसका मदद कर रहा होता है और मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ 15th फ्लोर क्लियर हो चुका था और वो दोनों लड़की मेन कैरेक्टर से बात कर रहे थे जिसे वो यंग मास्टर देख रहा था और गुस्सा हो रहा था। वो यंग मास्टर जल्दी से अगले फ्लोर पर चलने को कह रहा था। वो लड़की कहती है हम सब थके हुए हैं इसलिए अगले फ्लोर पर जाने से पहले थोड़ा रिग्रुप करते हैं। और दूसरी लड़की कहती है क्या तुम्हें रिग्रुप करने का वक्त नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा आर्मर तो डैमेज लग रहा है, लगता है काफ़ी ख़राब क्वालिटी का होगा। वो यंग मास्टर कहता है क्या कह रही हो, ये आर्मर बॉस लेवल के मॉन्स्टर के कोर से बना है। वो लड़की कहती है तो इसका मतलब ये है कि इस एफ रैंक के हंटर का स्ट्रेंथ एक बॉस लेवल के बराबर हो गया है। फिर से नेक्स्ट फ्लोर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की फाइट कर रही होती है और सभी मॉन्स्टर को इजीली मार रही होती है और ऐसी टाइम बीत रहा होता है, सभी मेंबर्स मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और फ्लोर क्लियर कर रहे होते हैं। फिर से 49th फ्लोर क्लियर होने के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मेंबर्स थके हुए होते हैं। वो यंग मास्टर उस लड़की को कहता है तुम इतना क्यों थकी हुई हो, अभी ये बस 49th फ्लोर है। और उसकी खुद की हालत खराब होती है। वो मन में कहता है कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया भैया।
वो लड़की कहती है जब तुम ऐसा दिख रहे हो तो तुम्हें ऐसा कहना इफेक्टिव नहीं होता, समझा यंग मास्टर। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो बिल्कुल थका हुआ नहीं होता और वो उस लड़की को देख रहा होता है। वो कहती है आमतौर पर ये बॉस रूम होता है लेकिन यहाँ पर ये है तो शायद ये एक मिनी बॉस हो सकता है। वो मेन कैरेक्टर को कहती है मुझे लगता है तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है इस टावर में। मैं सोचती थी तुम पैसा देकर इस टावर में एंटर किए हो लेकिन मैं गलत थी। मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, वो दोनों को रोक देती है और कहती है अगर वहाँ पर एक मिनी बॉस होगा तो शायद उन मॉन्स्टर से अलग होगा जिसे हमने अब तक देखा है। ये किसी तरह की बात नहीं है बल्कि एडवाइस है। मैंने पहले भी कहा था कि हंटर अपनी लाइफ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे मेंबर्स मारे जाएं। अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन मेन कैरेक्टर और ग्रुप मेंबर्स वापस नहीं जाते और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और सब नेक्स्ट फ्लोर में एंटर करते हैं। वो एक चेस की तरह होता है। तभी वहाँ पर एक स्टोन स्टेचू मूव करता है और एक मॉन्स्टर कहाँ दिखाया जाता है। वो कहता है अब तुम्हारा टर्न है। और फिर बटलर यंग मास्टर को कहता है आप अच्छा चेस खेलते हैं, ये अच्छा मौका है अपनी स्किल्स दिखाने का। यंग मास्टर कहता है हमें सिर्फ इसके अगले मूव को समझना है और चेस पीस से पहले डिफेंस करना है। और एक जगह पर चला जाता है। बटलर कहता है जैसा यंग मास्टर से उम्मीद थी। मेन कैरेक्टर कहता है ये रॉन्ग मूव है और उस यंग मास्टर के ऊपर चेस का पीस गिर रहा होता है, लेकिन बटलर उसको बचा लेता है लेकिन खुद मारा जाता है। ये देखकर सारे टीम मेंबर्स डर जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर भी और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो आगे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो ये वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। बटलर की डेथ की वजह से सभी लोग डरे हुए थे। वो लड़की कहती है हम लोग चेस बोर्ड पर आ गए हैं। यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिससे बटलर की डेथ की वजह से शॉक में रहता है। वो कहता है मैं आपको वहाँ से निकाल दूंगा और उसको निकालने की कोशिश करता है, जिससे बटलर का हाथ उसके हाथ में आ जाता है। उस यंग मास्टर के ऊपर एक चेस का पीस गिर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसको बचा लेती है और दूसरी लड़की मेन कैरेक्टर से कहती है तुम्हें इस रूम के बैटल मेथड के बारे में पता है क्या? अगर हम इस फाइट को और देर तक करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। मेन कैरेक्टर कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो बैटल मेथड बहुत बोरिंग है, इसमें मज़ा नहीं आता। और दूसरी लड़की कहती है हमें बस इस गेम को पूरा होने तक सरवाइव करना है। अगर एक भी मेंबर एंड तक सरवाइव करेगा तो वो मॉन्स्टर सामने आ जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है इससे बेहतर है कि कोई आसान तरीका नहीं चुन ले। अगर कोई पीस मूव करने के लिए नहीं होगा तो ये गेम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और इस रूम का बॉस भी रिवील हो जाएगा। और सब मिलकर चेस के पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और फिर सीन उस मॉन्स्टर पर दिखाया जाता है जो हाथ से अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और रियल मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है। सिस्टम से रूलर बेफोमोथ स्किल एक्टिवेट हो जाता है और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है। वो फोन में मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रही होती है कि ये वही आदमी है जो उस वक्त पूल पार्टी के टाइम पानी में गिर गया था। उसने टावर ऑफ लेवरिथ डंजन को क्लियर करने में हिस्सा लिया है। और कॉल के दूसरे साइड उसी लड़की को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर से पैसा मांग रही थी। और फिर वापस फाइट का दिखाया जाता है सिस्टम स्टेटस विंडो, जिसमें लिखा होता है कि जब रूलर बेफोमोथ बैटल में शामिल होगा तो ये स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अगर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है तो स्टेटस 30% इंक्रीज होगा। जब किसी स्पेसिफिक टारगेट से फाइट करेंगे तो आपको मिला डैमेज 50% तक कम होगा और अटैक पावर 30% तक इंक्रीज होगा। फिर फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर पर एक्स से अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर मुश्किल से उससे बचता है और फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो फ़ोन पे बात कर रही होती है। वो कहती है तुम्हें उसे वल्करी से नहीं मिलने देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वल्करी किसी ऐसे इंसान के क्लोज में जाए जिसने उसके बाल खराब कर दिए हो। बात दरअसल वो नहीं है जो मैं कहना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है एक एस रैंक का हंटर जिसके पास सुपर ह्यूमन पावर है, एक पूल में डूबकर बेहोश होने के कितने परसेंट चांस होंगे? चांस है 0%। फिर सीन वापस फाइट का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर रेविन का स्किल यूज कर देता है गीगा ब्लेज और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और फिर दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है एस रैंक के हंटर एपिक रैंक के मॉन्स्टर भी उसके सामने नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह लगते हैं। मेन कैरेक्टर भी वहाँ होता है और फिर एस रैंक की हंटर आती है जिसका नाम वल्करी होता है। वो उन लोग से बात कर रही होती है। वो कहती है क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता, टावर क्लियर हो गया है लेकिन मैसेज अभी तक नहीं आया। फिर रियल मॉन्स्टर बॉस को दिखाया जाता है। वो कहता है गार्ड ड्यूक चियोन, तुम्हें मेरे बदले क्यों मरना पड़ा? तुम क्यों नहीं हमें अकेला छोड़ देते?
उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो रो रहा था या फिर रो रही थी ये अभी नहीं पता, और वो मैजिक सर्कल से अटैक कर देता है। वल्करी सभी लोग को मैजिक सर्कल से दूर रहने को कह रही थी। मेन कैरेक्टर उस सर्कल के अंदर आ जाता है। वल्करी उसको बचाने जाती है लेकिन वो टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर सीन उस लड़की का दिखाया जाता है जिसकी आँख खुलती है। वो एक अलग जगह पर होती है और बहुत खुश होती है और जंप कर रही होती है। उसके नीचे मेन कैरेक्टर आ जाता है और यंग मास्टर को दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो लड़की उन दोनों से माफ़ी मांग रही होती है कि मेरी वजह से तुम दोनों मेरे साथ टेलीपोर्ट हो गए। मेन कैरेक्टर कहता है ये सब छोड़ो, ये जगह असल में कहाँ है। वो लड़की कहती है ये टेम्पल ऑफ द लेब्रिथ है। तुम यहाँ सिर्फ तब टेलीपोर्ट कर सकते हो जब ट्रू बॉस खुद अपीयर होता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या इस जगह पर रेयर आइटम छुपा हुआ है। वो लड़की कहती है नहीं, ये उससे भी ज़्यादा रेयर है। ये टेम्पल, इसमें मॉन्स्टर के बारे में हर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये बिल्डिंग की डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को देखकर तुम समझ सकते हो कि उनका क्लाइमेट और कल्चर किस तरह था। उन्हें गॉड से डर लगता था और वो उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में क्यूरियस थे, बिल्कुल जैसे हम लोग हैं। मेन कैरेक्टर कहता है तुमने इस रेड में शामिल होने के लिए अपनी लाइफ रिस्क पर लगा दी सिर्फ इस वजह के लिए। वो लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फैंटेसी में खोई होती है। वो कहती है इस नॉलेज से मैं अपनी एक बुक बनाऊंगी और बेस्ट सेलर बन जाऊंगी। मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है और कहता है तुम गलत फहमी में हो। ये टेम्पल सिर्फ दिखने में सुंदर है, ये सिर्फ मॉन्स्टर के लिए एक कॉन्सेप्ट है। मॉन्स्टर के मन में एक सिंपल ऑर्डर आता है जो कहता है इंसानों को मार दो। फिर वो लड़की मेन कैरेक्टर को बुलाती है। वहाँ पर दीवार पर कुछ बना होता है। ये टावर ऑफ लेब्रिथ ये बॉस की स्टोरी लग रही है। अगर हम इन्हें समझ लें और फिर स्टोरी को कंटिन्यू करती है। एक बार एक एक्सीलेंट किंग था। वो एक ब्यूटीफुल बेलेक्ट्रिक्स किंगडम का रूलर था। उसका नाम राइजिल था। उसकी खूबसूरती किसी भी वुमन से ज़्यादा थी और वो किसी भी में ज़्यादा पावरफुल स्पेल यूज़ कर सकता था। उसका ह्यूमर्स आसपास के कंट्री तक था। उसका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि दूसरे कंट्री के सिटीजन भी उसे सर्व करते थे। लेकिन एक परफेक्ट इंसान के कई दुश्मन होते हैं। आसपास के कंट्री के किंग ने बेलेक्ट्रिक किंगडम से वार करने का डिसाइड किया। किंग को बचाने के लिए पुराने किंग का बड़ा बेटा उसका भाई चेरोन ने ब्लैक मैजिक यूज किया। किंगडम के आर्च मेज ने और पावर पाने के लिए अपनी बॉडी उस ट्री स्प्रिट को दे दिया। राइजिल रिग्रेट कर रहा था। उसने सिर्फ किंगडम और उसके लोगों की शांति चाहता था। जो लोग उसका साथ देते थे और जो सिटीजन उस पर विश्वास करते थे, राइजल वार में उन्हें सेक्रीफाइस होता नहीं देख सकता था। इसलिए उसने एक फोर्ट्रेस बनाया, द टावर ऑफ लेब्रिथ। फिर मेन कैरेक्टर और यंग मास्टर को दिखाया जाता है। यंग मास्टर जो पहले से ही गुस्से में था, वो उस दीवार पर अटैक कर देता है। वो लड़की कहती है तुमने ये क्या कर दिया, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तभी वहाँ पर बॉस आ जाता है। वो मेन कैरेक्टर और सब पर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी आँख खुलती है। उसके सामने एक लड़की का डेड बॉडी होता है। तभी वहाँ पर राइजिल आ जाता है। वो कहता है ये मेमोरी उस चीज़ को दिखाती है जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिग्रेट करते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसे रिवाइव करने में। मेन कैरेक्टर कहता है मैं नहीं करना चाहता, और फिर ये इल्यूज़न ब्रेक हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें कोई अच्छा टारगेट चूज़ करना था, ये मेमोरी मेरी नहीं है। राइजिल वहाँ से जा रहा होता है लेकिन मेन कैरेक्टर उसको रोकने की कोशिश करता है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को होश में लाने के लिए उसको एक लगाती है, लेकिन मेन कैरेक्टर पहले से ही होश में था। वो लड़की मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांग रही थी और मेन कैरेक्टर सोचता है ये मेरे से पहले कैसे होश में आ गई। यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसे होश में लाने के लिए उसे भी एक लगाया जाता है, लेकिन वो होश में नहीं आता। मेन कैरेक्टर कहता है और कोई तरीका है इसे होश में लाने का। वो लड़की कहती है अभी भी एक तरीका है जिसे मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मेरे अंकल ने मुझे ये बताया था कि वो एरिया आदमियों की कमजोरी है, एक स्ट्रॉन्ग आदमी को भी एक हिट के सहारे से नीचे गिरा देगा। मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है। ये दोनों यंग मास्टर के गोटे तोड़ने की प्लानिंग बना रहे थे। फिर सीन यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वो भी इल्यूजन में होता है। जब वो बच्चा था तो कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये वही बच्चा है जिसने जन्म लेते ही अपनी मदर की जान ले ली। यंग मास्टर ज़मीन में बैठा होता है। तभी वहाँ पर बटलर क्वांग आ जाता है। यंग मास्टर उससे कहता है क्या मैं इस टेस्ट की तरह असल लाइफ में फेल हूँ? मैं अपनी सिस्टर की तरह किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ।
और मदर को भी मेरे जैसे किसी की वजह से क्यों मरना पड़ा। बटलर कहता है तुम ऐसा क्यों कहते हो, तुम ज़रूर कुछ ऐसा पाओगे जिसमें तुम अच्छे हो, बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह। फिर सीन उस टाइम का दिखाया जाता है जहाँ बटलर यंग मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। यंग मास्टर कहता है पहले मदर फिर बटलर क्वांग और फिर वो दोनों हंटर मेरी वजह से मारे जाएंगे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं जन्म लिया। उसके पीछे राइजल होता है, वो कहता है तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मेरे सिटीजन को भी मेरी वजह से मारा गया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर यंग मास्टर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं, तो ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। यंग मास्टर इल्यूजन में फंस गया था, उसकी बॉडी रेविन के कंट्रोल में थी। वो मेन कैरेक्टर और लड़की पर अटैक कर देता है। वो लड़की कहती है अगर हम साथ में उससे फाइट करेंगे तो शायद उसे हरा देंगे। मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर के साथ साथ रेविन को भी ख़त्म करने को बोलता है। वो लड़की उसे ऐसा करने से रोक रही थी और कोई तरीका के बारे में मेन कैरेक्टर से पूछती है जिससे यंग मास्टर को वापस लाया जा सके। मेन कैरेक्टर कहता है मैंने पहले ही कहा था, ये नॉर्मल तभी हो सकता है जब कोई सॉर्सरर रिवर्स मैजिक यूज़ करे या कोई उस बॉस के लेवल का हो या उससे ऊपर लेवल का, तब ऐसा हो सकता है। ये मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर रहा होता है, दोनों अटैक को डॉज करके बात कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है तो अब क्या करेंगे, क्या उसको मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? अगर हम बॉस को हरा दें तो ये मैजिक ख़त्म नहीं हो जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है ये तभी होगा जब हम बॉस को हरा दें, और उस लड़की के पास जाकर कहता है तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। वो लड़की कहती है तुम मुझसे ये करने के लिए कह रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मेन कैरेक्टर कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारा सपना एक आर्चोलॉजिस्ट बनकर अपना नाम हर जगह पर फैलाना था, अगर तुम यहाँ पर मारी जाओगी तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। फिर वो लड़की मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देती है जिससे ब्रिजर्क मोड चालू हो जाता है। फिर सिस्टम में उसको और कुछ स्किल्स मिलता है और वो लड़की पर अटैक कर उसको बेहोश कर देता है और मॉन्स्टर को फाइट करने के लिए बोलता है। वो मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका एक हाथ उखाड़ देता है और एक ईविल स्माइल देते हुए उसको ये हाथ लेने को कहता है। एक और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो कहता है क्या तुमने अपनी पावर वापस पा ली बेफोमोथ? मेन कैरेक्टर अपनी पुरानी पावर पाकर काफ़ी खुश होता है। वो कहता है हालांकि मैं इसका यूज़ केवल टावर में कर सकता हूँ, लेकिन इसका भी कूलडाउन है और मैं वो स्किल का यूज़ नहीं कर सकता जिसे मैंने इंसान बनकर सीखा था। ये सब कहते हुए मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर पर चेन से अटैक कर देता है और उसको पकड़ लेता है। मेन कैरेक्टर उसके पास जाकर कहता है वैसे अब मैं इसे और भी क्लियर देख सकता हूँ। तुम किस तरह के स्पेल में हो, जब चीज़ें इस तरीके से हो रही हो तो इसे उस आदमी में छोड़ देना बेहतर होगा। और फिर उसको बाहर आने को कहता है। उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो मन में कहता है मुझे लगता है कि आखिरकार मैं आज़ाद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेन कैरेक्टर कहता है काफ़ी समय हो गया तुमको देखे टावर ऑफ एबिस के बॉस। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है और मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है। वो मॉन्स्टर से कहता है क्या तुम यहाँ के बॉस हो? मॉन्स्टर कहता है क्या तुम फर्स्ट फ्लोर के गेट कीपर बेफोमोथ नंबर 18 हो? और मन में कहता है एक गेट कीपर यहाँ तक कैसे पहुँच गया? मेन कैरेक्टर जो बैग लेके आया हुआ होता है उसमें से एक स्वॉर्ड मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और वो मॉन्स्टर को कहता है किस हाथ से मरना पसंद करोगे? फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है जिसे मेन कैरेक्टर जीत लेता है और वो मॉन्स्टर अपनी लाइफ के लिए भीख मांग रहा होता है। वो कहता है अगर तुम मुझको मारोगे तो ये टावर गिर जाएगा और तुम भी गायब हो जाओगे। और वो मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर को टावर का बॉस बना देता है और उसके अंडर में काम करना शुरू कर देता है। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर उसको स्पेल हटाने को कहता है। फिर सीन राइजिल का दिखाया जाता है, वो कहता है कि कोई इस किंगडम को टच नहीं कर सकता, मैं इसे फिर से बनाऊंगा। तभी वहाँ पर दीवार तोड़कर मेन कैरेक्टर आ जाता है और राइजिल पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर गिर जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है अब तुमसे बात करने के लिए काफ़ी देर हो गई है और अटैक कर देता है। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। मेन कैरेक्टर सारा अटैक डॉज कर रहा होता है लेकिन राइजिल का अटैक उस पर लग जाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर अपना शील्ड यूज़ कर बच जाता है और राइजिल पर अटैक कर देता है और उसके पीछे आकर उस पर फिस्ट से अटैक कर देता है। राइजिल अटैक डॉज कर रहा होता है, मेन कैरेक्टर फाइट को एंजॉय कर रहा होता है और राइजिल को एक सक्सेसफुली
हिट कर देता है, जिस वजह से राइजिल का मास्क टूट जाता है और वो दूर गिर जाता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो, और गुस्से से अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम अब सीरियसली फाइट करने वाले हो, तुम्हें ये पहले ही कर देना था, मैं डरने लगा था कि कहीं तुम वीक तो नहीं हो, और सिस्टम से एक वेपन मांग रहा था लेकिन वहाँ पर वेपन नहीं आता। मेन कैरेक्टर उधर देख रहा होता है, तभी उस पर अटैक हो जाता है। राइजिल ने एक ड्रैगन को समन किया था और उससे अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर अटैक डॉज कर लेता है लेकिन उसके पीछे राइजिल आ जाता है और अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर दोनों के अटैक के बीच होता है और अपने डिफेंस के लिए चेन से अटैक कर देता है, जिससे उसका वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिस्टम उसको अपने स्ट्रेंथ से फाइट करने को कहता है। राइजिल कहता है क्या पावर केवल मज़े करने के लिए इस्तेमाल होती है, पावर मेरे लिए कोई मजाक नहीं है, पावर केवल सिर्फ अपने लिए फ़ायदा उठाना नहीं है। और बहुत सारे ड्रैगन को समन कर देता है और हर साइड से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं अपने ब्लैकट्रीज किंगडम के लिए कुछ भी करूंगा। उसके पीछे के ड्रैगन का सर अलग हो जाता है और सब ड्रैगन भी मारे जाते हैं। फिर मेन कैरेक्टर उस पर भी अटैक कर देता है। वो कहता है कि मुझे एक ही आदमी ने कई बार मारा, मुझे टुकड़ों में काट दिया बिना कोई निशान छोड़े, हालांकि मैं बार बार रिलाइव होता रहा हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको टुकड़ों में काट कर मार डाला जैसे वो कभी था ही नहीं। राइजल उसको हैरान होकर देख रहा था, वो कुछ समझ पाता उसके पहले मेन कैरेक्टर का हाथ उसकी बॉडी के आर पार होता है। राइजल कहता है तुम कौन हो। मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है कि मैं बेफमत हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर राइजिल की बॉडी में हाथ आर पार कर देता है। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर एक गेट कीपर का काम कर रहा होता है। वो दूसरा गेट कीपर से टावर बॉस के बारे में पूछता है और कहता है अगर मैं टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करूं क्या। दूसरा गेट कीपर कहता है अगर तुम टावर में चढ़ोगे तो तुम्हें उस बड़ी रुकावट को पार करना होगा, तुम अगले फ्लोर पर तभी जा सकते हो जब तुम उस महान गेट कीपर को मार दो। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम जानते हो एक नॉर्मल मॉन्स्टर का बॉस पर क्या फायदा होता है। बॉस के पास केवल एक ही लाइफ होती है, लेकिन जब तक बॉस जिंदा है हम बार बार जिंदा होते रहेंगे। दूसरा गेट कीपर कहता है तुम्हारे लिए उसे मारना नामुमकिन है, तुम उस गेट कीपर के हाथों बार बार मारे जाओगे। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे लगता है कि मैं हर बार मरकर और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा हूँ, अगर मैं उससे लगातार फाइट करता रहूं तो मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहां सिस्टम मेन कैरेक्टर को बधाई देता है और बताता है कि तुमने राइजिल को हरा दिया और ये टावर क्लियर हो गया है। राइजिल को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से नहीं मरा हुआ होता और अभी भी अपनी बेलेक्ट्रिक्स किंगडम को बचाने का बात कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है और कहता है तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हारा कोर निकाल लिया फिर भी, लेकिन तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने टावर की सेटअप स्टोरी को सच मान लिया। तुम्हें लगता है कि तुम एक किंगडम के किंग हो, लेकिन ऐसा कोई किंगडम नहीं था और ना ही तुम कोई किंग हो। तुम बस एक मॉन्स्टर हो जिसे हंटर के पावर लेवल के ग्रोथ के लिए यूज किया गया है। राइजिल अभी भी नहीं मान रहा होता कि वो किंग नहीं है। तभी बॉस मॉन्स्टर सेटअप सिस्टम में एरर आ जाता है और उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। मेन कैरेक्टर उस ब्लास्ट से बच रहा होता है और कहता है ये क्या था। उसके पीछे एक मॉन्स्टर या एक आदमी को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम वही हंटर हो जो मेरे साथ पार्टी सी में थे, तुमने छुपते वक्त क्या किया। फिर सिन टावर के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ वल्करी और कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा गेट खुलता है जिसमें मेन कैरेक्टर सबको उठाकर लाया होता है। फिर सिन दो लोग का दिखाया जाता है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि सैंगवून अभी कहाँ है, ये यंग मास्टर का नाम है। और दूसरा आदमी कहता है वो वीआईपी पेशेंट रूम में है। फिर वो लड़की को दिखाया जाता है ये शायद यंग मास्टर की सिस्टर है। वो कहती है उसकी हालत कैसी है। दूसरा आदमी कहता है कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन उसने एक हाथ खो दिया है और वो सर्जरी कराने से इनकार कर दिया है। फिर यंग मास्टर के रूम का दिखाया जाता है जहाँ उसकी सिस्टर आई होती है। वो कहती है डैड भी आना चाहते थे लेकिन मुझे उन्हें रोकना पड़ा, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सर्जरी नहीं कराओगे। यंग मास्टर कहता है सिक्योरिटी गैंग ने सब कुछ खो दिया सिर्फ अपनी हाथ छोड़कर, मेरा एक हाथ खो देने में क्या बड़ी बात है। फिर अपनी सिस्टर के कहने पर वो सर्जरी कराने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, जिस हंटर ने मेरी जान बचाई है उससे मिलने के बाद सर्जरी कराऊंगा। फिर सियोंग और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। सियोंग कहता है क्या तुमने सच में टावर क्लियर कर दिया है। मेन कैरेक्टर कहता है तुम मुझे ऐसा देख रहे हो जैसे मैं कोई स्कैमर हूँ। सियोंग कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई स्कैमर हो, मैं तुम्हारी तेजी से ग्रोथ को देखा,
लेकिन तुम्हारा स्किल अभी उस लेवल तक नहीं है जिससे तुम टावर को क्लियर कर सको। मेन कैरेक्टर कहता है तो क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए? फिर राइजल का कोड दिखाता है, एक आदमी को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर के पास आ रहा होता है। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस हंटर से मिल रहा हूँ जिसने टावर ऑफ एबिस को क्लियर किया हो, और अपने बारे में बताता है कि मैं हंटर सपोर्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। फिर मेन कैरेक्टर का टेस्ट लेता है जिसमें उसका रैंक F होता है। ये देखकर वो मेन कैरेक्टर को वहां से भगा देता है और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ वो आदमी मेन कैरेक्टर को कहता है काफी समय हो गया तुमको देखे मिस्टर स्विंडलर। मेन कैरेक्टर उसको देखकर काफी गुस्से में होता है। वो आदमी कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक F रैंक के हंटर ने टावर क्लियर कर दिया है, मैं चेक करने आया था, लेकिन ये तो तुम निकले मिस्टर स्विंडलर। स्विंडलर का मतलब धोखेबाज होता है। वो आदमी कहता है तो इस बार तुम हमें कैसे धोखा दोगे? इसके अलावा तुम टीम मैनेजर के साथ क्या कर रहे हो मिस्टर स्विंडलर? क्या तुम टीम मैनेजर को संभाल सकते हो? तुम्हारा बॉस तुमसे ज्यादा बुरा इंसान है, उसने 7 मासूम S रैंक के हंटर को एक साथ मार दिया है। ये सुनकर सियोंग उस पर अटैक कर देता है। वो आदमी उसका अटैक पकड़ लेता है और कहता है टीम मैनेजर क्या तुम पागल हो गए? अगर हम यहाँ फाइट करेंगे तो पूरा हॉस्पिटल खत्म हो जाएगा। सियोंग कहता है अपनी लाइन मत क्रॉस करो, जिस काम के लिए आए हो उसे करो। वो आदमी कहता है क्या सच में हंटर बेफोमत ने टावर ऑफ लेबरिथ को क्लियर किया है? मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो ये सुनकर राइजल का कोड दिखाता है और उस आदमी को कहता है क्या आप भी मैं एक धोखेबाज लगता हूँ? वो आदमी को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में होता है। वो कहता है एक फेल्ड प्रोडक्ट मेरे फैसले को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और मेन कैरेक्टर से कहता है तुम वही हो ना जिसे मैंने फेल किया था। तभी वहाँ पर यंग मास्टर आ जाता है। फिर वो आदमी यंग मास्टर की सिस्टर से बात कर रहा होता है। यंग मास्टर की सिस्टर का नाम ली सेंग होता है। वो आदमी यंग मास्टर को देखकर कहता है कि ये गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला कोई है क्या? ली सेंग कहती है ये रॉयल गोल्ड ग्रुप का यंगेस्ट सन है। वो आदमी यंग मास्टर को ग्रेट करता है और उसकी चोट के बारे में पूछता है। यंग मास्टर कहता है कि मैं टावर ऑफ लेबरिथ में गया था, और मेन कैरेक्टर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उस हंटर ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन तुम मेरे लाइफ सेवियर के साथ रूट हो रहे हो। फिर उस आदमी को पीछे से किसी की आवाज आती है। वो कहती है कि आप जा सकते हैं, हम उस हंटर से बात करना चाहते हैं, ये हमारी फैमिली का मैटर है। एक और लड़की को दिखाया जाता है, ये भी यंग मास्टर की सिस्टर है, उसी ने ये सब कहा था। और दूसरी लड़की कहती है ये सब का बुरा फील नहीं करना, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो आदमी काफी गुस्से में होता है। मेन कैरेक्टर उसको देखकर स्माइल दे देता है जिससे उसको और भी ज्यादा गुस्सा आए। फिर सीन बाहर एक कार का दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ होता है। वो मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कुछ दिन पहले वो एक फेलियर था बिना कोई पावर के, या फिर उसने अपनी पावर अवेक कर ली। क्या कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं? और मेन कैरेक्टर पर नजर रखने को कहता है। फिर यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को कहता है जब मैं बेहोश था तुम मुझे छोड़ सकते थे, लेकिन तुम मुझे अपने साथ लेकर आए, इसके लिए थैंक्स। मानवा का अवतार कहता है ये उसे छोड़ने वाला था चैप्टर 16 में। फिर यंग मास्टर की सिस्टर को दिखाया जाता है। वो कहती है क्या हमें बाहर निकलना चाहिए ताकि वो अकेले में बात कर सके, और फिर उन लोग सियोंग को लेकर बाहर आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है अगर मैं सच में कहूँ तो मेरा तुम्हें बचाने का कोई इरादा नहीं था, ये सब उस फीमेल हंटर रीपर की वजह से हुआ। वो लड़की तुम्हें सच में बचाने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि तुम उसकी वजह से इल्यूजन में फंस गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसके साथ एक डील की। यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वो मेन कैरेक्टर की बात को ध्यान से सुन रहा होता है और कहता है मुझे परवाह नहीं है कि अगर मैं मारा गया, बल्कि मैं खुश हूँ कि तुम दोनों जिंदा हो, इसलिए जिंदा रहने के लिए शुक्रिया। कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है मैं सच में चाहे तुम हो या वो लड़की दोनों को नहीं समझ पा रहा। और मन में कहता है कि सच में उस समय किसी और को बचाने की परवाह किया जा सकता है जब खुद को बचाने का समय भी ना हो। मैं सच में इंसान को नहीं समझ पा रहा। और यंग मास्टर से कहता है क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए? मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ माफी मांगने के लिए आए होगे। यंग मास्टर कहता है तुमने मुझे बचाया इसलिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता हूँ। जो तुम चाहो मुझे बताओ, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम यही करना चाहते हो तो मैं मना नहीं कर सकता। वैसे उस आर्मर के बारे में क्या करना है जिसे मैंने तोड़ा था? मेरे पास तुम्हें कैंपेसेशन देने का कोई प्लान नहीं है। और यंग मास्टर से पूछता है क्या तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है? और यंग मास्टर को कुछ कहता है जिसे हमें नहीं दिखाया जाता, ये शायद आगे पता चलेगा। फिर एक हंटर को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। वो कहता है मैं अकेले अपनी पावर से इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, अगर मेरे पास एक पार्टनर होता तो इस जैसे मॉन्स्टर को आसानी से हरा देते। तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें एक
पार्टनर की जरूरत है तो चिंता मत करो, हमारे पास एक हंटर के लिए एक पार्टी मैचिंग सिस्टम है और एक किराए का सिस्टम जो आपको नेसेसरी इक्विपमेंट उधार में लेने की परमिशन देता है, बैंक से कम इंटरेस्ट के साथ। मानवा का ऑथर बताता है कि यह एडवर्टाइजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया है। मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है, तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें आज कोई काम नहीं है? सियोंग कहता है नहीं, मैं बस तुमको देखने आया था, और उस एड वाले लड़के के बारे में बात कर रहा होता है कि उसकी एक्टिंग बहुत बुरी थी। तभी वहाँ पर एक लड़की सियोंग को कहती है क्या तुमने अभी हमारे जून की बुराई की? ये असिस्टेंट मैनेजर हान है। फिर सियोंग सबको इंट्रोड्यूस कराता है। हान उसको मोबाइल दिखाती है जिसमें मेन कैरेक्टर का न्यूज आया हुआ होता है कि मिस्टर चा, जिसे मीडिया में एक धोखेबाज की तरह दिखाया है। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर यंग मास्टर से कहता है मैंने सुना है कि तुम पैसे से मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो। यंग मास्टर कहता है हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है मीडिया में ये नहीं पता चलना चाहिए कि लेब्रिट टावर को मैंने क्लियर किया। यंग मास्टर कहता है इससे तो लोग तुमको धोखेबाज समझेंगे और ये एक हंटर के लिए फेम पाने का एक अच्छा मौका है। मेन कैरेक्टर कहता है कुछ लोग हैं जो मुझे हंट करना चाहते हैं, मैं उनका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच सकता जब तक कि मैं उनको खत्म नहीं कर लेता। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ सियोंग कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहा होता है। वो हान को मेन कैरेक्टर का ध्यान रखने को बोलता है। हान मेन कैरेक्टर से कहती है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम देख सकते हो कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है। उसके लिए किसी के लिए इतना चिंता होना काफी रेयर है। तो तुम्हें क्या लगता है? मेन कैरेक्टर कहता है कौन जानता है। फिर हान मेन कैरेक्टर को लेकर हंटर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जाती है। वो कहती है जा से पहले मैं तुम्हें उस प्रोफेसर से मिलाऊंगी जो तुम्हारा टेस्ट लेगा, और डोर ओपन करती है। उसके ऊपर प्रोफेसर गिर जाता है और एक चिल्लाने की आवाज आती है। फिर सीन रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर माफी मांग रहा होता है और मेन कैरेक्टर को ट्रेनिंग एरिया में भेज देता है और कहता है मैं किम सियोक हूँ, मैं इस बार तुम्हारा टेस्ट लूंगा। टेस्ट के 3 स्टेज हैं, अगर तुम चाहो तो इसे बीच में छोड़ सकते हो। और फिर टेस्ट शुरू हो जाता है जिसमें उसको एक ब्लू कलर का बॉल को पकड़ना होता है। अगर वो और कोई कलर का बॉल को पकड़ लेता है तो 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। मेन कैरेक्टर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो निकल जाता है। आखिरकार मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है। फिर सेकंड स्टेज शुरू हो जाता है जिसमें उसको 300 सेकंड में 100 मॉन्स्टर को मारना होता है। मेन कैरेक्टर सभी मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है। और थर्ड स्टेज शुरू हो जाता है जिसमें मेन कैरेक्टर को एक ड्रैगन बॉस से फाइट करना होता है। मेन कैरेक्टर उससे फाइट करने लगता है। प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो हान से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुमने कहा कि उसने एबिस टावर से जिंदा वापस आ गया और रेविन मारा गया, मुझे उसके बारे में और जानना है। फिर सीन टेस्ट खत्म होने के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर और हान मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। प्रोफेसर कहता है क्या मैंने टेस्ट को कुछ ज्यादा ही हार्ड कर दिया? मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा नहीं, और मन में कहता है जिस तरह से वो मुझे देख रहा है कुछ तो स्पीशियस लग रहा है। और कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर को सियोंग का कॉल आया हुआ होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर सिस्टम को देख रहा होता है। वो राइजेल का कोर यूज करता है जिससे सभी स्किल का एक लेवल अप हो जाता है। मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है कि सच में ये स्किल का एक लेवल अप कर देता है, इसीलिए गिल्ड वाले खुद बॉस मॉन्स्टर से फाइट करना चाहते थे। फिर उस स्किल को देखता है उसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं। उसका कूलडाउन थोड़ा कम हो जाता है। अगर कूलडाउन 0 हो जाएगा तो मेन कैरेक्टर को एक स्पेशल आइटम मिल सकता है। और मेन कैरेक्टर को एक शॉक लगता है। फिर सियोंग को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर से बात कर रहा होता है और मेन कैरेक्टर की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो जमीन पर गिरा हुआ होता है और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को दिखाया जाता है। और फिर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। मेन कैरेक्टर उधर देखता है जहाँ पर एक छोटा लड़का होता है। वो लड़का कहता है बेफामत का फेस इतना क्लियर कैसे देख पा रहा हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम बेल्जेबब हो? फिर एक चिल्लाने की आवाज आती है। बेल्जेबब एक इंसान बनकर रिग्रेट कर रहा होता है और वो कहता है मेरा इतना मस्कुलर बॉडी, इतना अच्छे बाल, मेरी आंखें, ये सब कहाँ चला गया? और मेन कैरेक्टर से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये बच्चे की बॉडी क्यों मिला। और फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर बेल्जेबब का पकड़ रहा होता है। वो कहता है यहाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा खा रहा हूँ और जी रहा हूँ। बेल्जेबब वहाँ से भाग रहा होता है। तब यहाँ पर कुछ लोग मेन कैरेक्टर के पास आते हैं। वो ओल्ड लेडी मेन कैरेक्टर को अपने पीछे आने को कहती है। मेन कैरेक्टर उसके साथ जा रहा होता है। वो ओल्ड लेडी मेन कैरेक्टर को स्कूटी ठीक करने को बुलाई थी। मेन कैरेक्टर कहता है आप क्या कह रही हैं, मुझे उससे क्यों ठीक करना होगा और आप कौन हैं? वो ओल्ड लेडी अपने बारे में बताती है कि मैं किम योन हूँ, तुम देख रहे हो कि मेरी बॉडी अब ओल्ड हो गई है, इसमें अब उतनी ताकत नहीं है जिससे मैं उसे ठीक कर सकूं। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रहा होता है। वो कहता है उन्हें लगता है कि मैं उनका नौकर हूँ। सिस्टम कहता है मुझे लगता है कि उनकी मदद करना अच्छा होगा, लेकिन मेन कैरेक्टर नहीं मान रहा होता। तो सिस्टम में उसको एक नया क्विस्ट मिलता है जिसमें उसको नेबर की रिक्वेस्ट को किसी भी हालत में पूरा करना हो। अगर क्विस्ट को रिजेक्ट किया या क्विस्ट को पूरा नहीं कर पाए तो पेनल्टी में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।
सिस्टम में और कुछ भी लिखा होता है कि मैं कई बार सोची कि तुम इंसानों के लिए कोई अफेक्शन रखते। हर किसी का अपना अलग तरीका होता है और तुम भी अपना तरीका खुद निकालोगे। मेन कैरेक्टर कहता है मेरे लिए सब दुश्मन और टॉय की तरह हैं। फिर मेन कैरेक्टर वापस ओल्ड लेडी के पास काम करने के लिए आया हुआ होता है और दूर दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है ये ज्यादातर बूढ़े लोगों का एरिया है। दूसरा आदमी कहता है तो हमें उन बूढ़े लोगों को भगाकर एरिया क्लियर करने में कितना समय लगेगा। वो आदमी कहता है सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूसरे की मदद करते टाइम खुद को चोट पहुंचा लेता है। फिर यहाँ पर ओल्ड लेडी आ जाती है, वो मेन कैरेक्टर को वहां से ले जाती है और पेड़ पर एक बिल्ली फंसी हुई होती है। मेन कैरेक्टर उसको वहां से उतार देता है और घर की सफाई करता है, गार्डन की सफाई करता है। और ऐसे ही समय बीत रहा होता है, मौसम चेंज हो रहे होते और 10-20 साल ऐसे ही बीत गए और बेफमत भी अब एक ओल्ड ग्रैंड पा बन गया। ये सब मानव का ऑथर मजाक कर रहा होता है। फिर मेन कहानी पर वापिस आते हैं जहाँ बेल्जेबब आया हुआ होता है। वो मेन कैरेक्टर से कहता है तुम एक टॉप ग्रेड हंटर बॉय हो, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। मेन कैरेक्टर जो पहले से ही काफी गुस्से में होता है वो बेल्जेबब का पीछा करने लगता है। फिर सीन कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बेल्जेबब को कुछ सामान उठाने को कहता है। बेल्जेबब कहता है मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम इंसान क्यों बनना चाहते थे। मेन कैरेक्टर उसको चुप करा देता है और उसको सामान पकड़ने को कहता है। बेल्जेबब कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ ना, अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो चाइल्ड अब्यूज का केस होगा तुम पे, और ग्रैंडमा के साथ बुक पढ़ने के लिए चले जाता है। मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है क्या तुमने बेल्जेबब को इंसान बनाया है क्या। सिस्टम गर्ल कहती है मुझे सोचने दो। मेन कैरेक्टर कहता है ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम मुझसे ये सब कब तक कराने वाली हो। सिस्टम गर्ल कहती है जब तक तुम फीलिंग ऑफ अफेक्शन को समझ नहीं लेते। और फिर मेन कैरेक्टर उन सब के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर वो ओल्ड लेडी का स्कूटी ठीक कर दिया होता है। वो ओल्ड लेडी मेन कैरेक्टर को ये स्कूटी उसको दे देती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर उसके पीछे एक ग्रैंडमा होती है। वो कहती है तुम सोच रहे होगे कि हम लोग तुमसे काम क्यों करवा रहे हैं, और उसको एक स्टोरी बताती है कि कुछ साल पहले तुम्हारी एज का एक लड़का जिस घर में तुम रहते हो वहाँ रहता था। सभी लोग जानने के क्यूरियस थे कि ऐसी जगह पर कोई क्यों रहने के लिए आएगा। हम हर बार उसके घर से गुजरते तो शराब की बोतल पड़ी हुई होती। वो हमेशा घर में ही रहता था, लेकिन एक दिन मिसेज किम उसको काम करने के लिए बार बार पूछ रही थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो लड़का ऐसे ही रहेगा तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। शुरुआत में उसने भी काम करना बंद कर दिया था ठीक जैसे तुमने किया था, लेकिन उसने बाद में चुपचाप काम में मदद करने लगा। जैसे जैसे टाइम बीता गया उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया और बातचीत भी की। और एक दिन उसने ये एरिया छोड़ दिया और ज़्यादा टाइम एक रिक्वेस्ट की कि अगर कोई बाद में मेरी जगह पर रहने के लिए आता है तो आप उसे मेरी तरह का ही व्यवहार कर सकते हैं, इससे उस इंसान की ही मदद होगी। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो खाना खाते वक्त उस लड़के पर गुस्सा कर रहा होता है। तब यहाँ पर एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है, ये ग्रैंड माँ की ग्रैंड डॉटर होती है, इसका नाम अभी नहीं बताया जाता। और फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो दूसरे आदमी जिसका नाम हियोंग नीम है उसको कहता है तुम क्या सोच रहे हो, हमें वहाँ हल्ला मचाने जाना है, लड़के को बुलाओ। फिर एक घर को दिखाया जाता है, उसके बारे में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इस घर के लोग ने हमसे पैसे उधार में लिए हैं। और फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काम पूरा करके आराम कर रहा होता है, उसको सिस्टम से गवर्नमेंट का मैसेज आया हुआ होता है। ये शायद टेस्ट रैंक का रिजल्ट होता है। मेन कैरेक्टर उसको ओपन करने वाला होता है, तभी उसको एक काम याद आ जाता है, वो उसको पूरा करने के लिए चले जाता है। फिर उस लड़के को दिखाया जाता है जो बैठकर स्मोकिंग कर रही होती है, उसका नाम सोयोन होता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, वो कहती है क्या तुम फिर से स्मोकिंग कर रही हो, अगर तुम्हें कोई स्कूल की टीचर ने देख लिया तो क्या होगा, तुम्हें यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है क्या। सोयोन कहती है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पैसे कहाँ है, मैं यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही हूँ। ग्रैंडमा कहती है मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए पैसा किसी भी तरह से जुटा लूंगी, चिंता मत करो। सोयोन कहती है इसे भूल जाओ, तुम फिर से कर्जे में जाने वाली हो, ये सब मेरी डैड की वजह से हुआ है जो खुद तो मारे गए लेकिन विरासत में इतना सारा कर्ज छोड़ दिए, तुम इसे अकेले कैसे पूरा कर सकती हो, मुझे कोई नौकरी करनी होगी जिसे हम इसे चुका लें। तभी यहाँ पर कर्जा वसूल करने वाला आ जाता है और पैसा मांगने लगता है। ग्रैंडमा कहती है लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है, तुम टाइम से पहले क्यों पैसे मांग रहे हो। वो आदमी कहता है हमें जल्दी है इसलिए, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये घर को बेच दो। सोयोन कहती है अगर तुम ये घर बेच दोगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ। वो लड़का सोयोन को देखकर गलत कमेंट कर देता है जिसे सोयोन गुस्से से उसका बाल पकड़ लेती है। वो आदमी उसको ढकेल देता है जिससे वो गिर जाती है। तब यहाँ पर मेन कैरेक्टर आ जाता है। वो आदमी अपने बॉडीगार्ड को मेन कैरेक्टर से फाइट करने के लिए बोलता है। मेन कैरेक्टर उसको एक अटैक से हरा देता है और उस आदमी पर भी अटैक कर देता है। और फिर सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग होते हैं। वो कहते हैं कि मेरा घर गार्डन सभी को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैंने सुना है कि ये जगह को तोड़कर एक नया सिटी बनेगा, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है, उसको सोयोन रोक रही होती है और कहती है
मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो, क्या ये सच है? और मेन कैरेक्टर को पैसा देती है जिससे वो लोग जो उनका घर लेने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए। मेन कैरेक्टर पैसा लेने से मना कर देता है और कहता है मैंने पहले से ऐसा करने का प्लान बना लिया था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर कहीं जा रहा होता है, सोयन उसको गुंडे लोग को भगाने के लिए पैसा देती है, लेकिन मेन कैरेक्टर पैसा लेने से मना कर देता है और कहीं जा रहा होता है। वो मन में कहता है मुझे लगता है कि ये लोग वापस से अटैक करेंगे, इसलिए मैंने एक फीमेल स्पिरिट उसके साथ लगा दिया है और मेन कैरेक्टर उन लोग का पीछा करने लगता है। तभी एक लड़का उसको रोक लेता है, जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। वो मेन कैरेक्टर को किसी को जान से मारने के लिए मना कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, उनको जान से नहीं मारूंगा, लेकिन उनको अधमरा कर दूंगा। यह कहकर वहां से चला जाता है और उन लोग को दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी किराए के गुंडे को पैसा देकर जा रहा होता है। तब वहां पर मेन कैरेक्टर एक गुंडे पर अटैक कर देता है और उसका एक हाथ काट देता है, जिसको बाकी गुंडे लोग देखकर उनमें डर का माहौल होता है। वो आदमी बाकी गुंडे लोग को भी अटैक करने को कहता है। मेन कैरेक्टर सबका हाथ काटते हुए उस आदमी तक पहुंच जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि उसका एक हाथ कट चुका है। मेन कैरेक्टर दूसरे आदमी के मुंह पे एक कपड़ा मारता है और उसमें सबका हाथ को कलेक्ट करने को कहता है। वो आदमी हाथ को कलेक्ट कर लेता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुमने सारे हाथ को कलेक्ट कर लिए? वो आदमी कहता है हाँ, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका एक हाथ काट देता है और कहता है नहीं, तुमने अपना हाथ इसमें नहीं रखा है। और फिर उस मेन हेड को दिखाया जाता है जो कॉल में बात कर रहा होता है। तभी उसके पास एक गुंडा आकर गिरता है और वहां पर मेन कैरेक्टर आकर वो कपड़ा उस आदमी के पास रख देता है और कहता है तुमने मेरे इलाके के साथ छेड़छाड़ क्यों की? तुम जानते हो मैंने कितना मेहनत किया था वहां पर। वो आदमी ये सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है कि कितना मजेदार है एक हंटर के मुंह से ये सब सुनना, लेकिन क्या तुम सच में यहाँ से सही सलामत जा पाओगे? मुझे तुम्हारी और जानकारी चाहिए थी, इसलिए मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे घर पर नजर रखने को कहा। और तुम जानते हो मुझे क्या पता चला? तुम्हारे घर पर एक छोटा बच्चा भी है। शायद ये तुम्हारा भाई हो सकता है, अगर उसे कुछ हो गया तो। और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है। वो कहता है तुम किसी और की परवाह मत करो, तुम्हारे साथ क्या होगा इसके बारे में सोचो। और फिर बेल्जेबब को दिखाया जाता है जो शांति से बैठकर बुक पढ़ रहा होता है और गुंडे लोग को मार रहा होता है। वो आदमी कॉल लगाकर एक बार चेक कर रहा होता है कि वहां पर क्या हुआ है, लेकिन कोई कॉल को नहीं उठा रहा होता। वो कहता है तो फिर शुरू करें, और फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वो आदमी भी पहले एक हंटर का काम किया करता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो फाइट में गिव अप कर देता है। लेकिन मेन कैरेक्टर फिर भी उसका एक हाथ काट देता है। और फिर सीन हॉस्पिटल के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर वो आदमी होता है और बाकी के गुंडे भी वहां पर होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या ऐसा करना ठीक है, हम इस डील को ऐसे ही तोड़ दें? वो आदमी कहता है ये डील पहले ही टूट गई है और सबसे इम्पोर्टेंट हमें पहले जिंदा रहना है। लेकिन वो लड़का कौन है जिसने मुझे प्रैंक कॉल कर बताया था कि कोई हंटर आने वाला है? फिर सीन सियोंग का दिखाया जाता है जहां पर ग्रैंडमा भी होती है। वो कहती है अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाई होती। सियोंग ये सब करने के लिए मना कर देता है और ग्रैंडमा कहती है तुम उन दिनों कुछ ज्यादा नहीं पीते थे। सियोंग वही लड़का है जो उस घर में पहले रहता था, जिसके बारे में ग्रैंडमा स्टोरी सुनाई थी। सियोंग का अपना ही एक पास्ट होगा, इसके बारे में आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।